नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिसीजन क्लासेस में। और पिछले लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था? पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था लेंस मेकर का फार्मूला। लेंस मेकर का फार्मूला को बताया गया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये था लेंस मेकर का फार्मूला, जहाँ पे जो R1 है ये कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। R1 क्या था? जो राइट साइड वाला ये मतलब ये जो लेफ्ट साइड जिसका मुंह राइट साइड की तरफ है, उस साइड का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था। ये R1 था, ये था R2। N21 क्या था? N21 था इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। और 1/v, ये v क्या था? पोजीशन ऑफ द इमेज। और u क्या था? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने लिखा है 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो अगर हम ये माने कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है u, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। ठीक, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो हमने आपको बताया है कि लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे फोकस होती है जी। ये जो पॉइंट होता है जिस पे फोकस होती है, इसको कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहीं पे हम रख रहे हैं, अगर u की वैल्यू इनफाइनाइट है, इफ u इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस, तो v क्या होगा? देन v इज इक्वल टू f डैश। मतलब जब u की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो जो हमारा इमेज बनेगा वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। तो v क्या हो जाएगा? f डैश। तो यहीं पे u की वैल्यू इनफाइनाइट रखें, यहाँ पे v की वैल्यू f डैश। तो 1/इनफाइनाइट ये 0 के बराबर हो सकता है, 0 की तरफ टेंड करता है। तो क्या हो जाएगा? 1/f ही मानते हैं इसको। 1/f इज इक्वल टू n/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से हमें क्या मिलता है? इस फार्मूले से हमें ये मिल रहा है कि जो लेंस का जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है वो जो है द पोजीशन, न तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है, न पोजीशन ऑफ द इमेज पे निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कुछ जो लेंस का मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और लेंस के जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या है, जो दोनों अपर्चर है। जैसे ये अपर्चर 1, अपर्चर 2, ये R1, ये R2। मतलब इन R1 और R2 और लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। अब अगर इसी फार्मूले में ये हो गया फॉर द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये है। यहाँ पे हम f को लिखते हैं, f इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, ये हो गया। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए है। और अगर अब हम बात करें, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो उस केस में क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है कि जो हमारा जो इमेज है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे रखा होता है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि किसी पॉइंट से अगर रे चलती है और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है v
मतलब यहाँ पे देखिए इमेज कहीं नहीं बन रही, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। हमारा v जो है इस केस में v वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रहा है, और u जो है वो फोकस पे है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो अब हम फिर से रखते हैं, अब u और v की जगह में ये रखते हैं, v की जगह में इनफाइनाइट, u की जगह में f लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, v इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/f डैश इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू n21 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अब हम नीचे वाले इसको जो लिखे हैं इसको हम साफ कर देते हैं। ये ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम ये लिख सकते हैं कि 1/f डैश इज इक्वल टू, माइनस यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये मतलब यहाँ पे देखिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, इन दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों में क्या रिलेशन है, केवल निगेटिव साइन का। यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो f डैश है वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ f, या तो हाँ ठीक, f डैश जो है या तो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ऐसे ही हो सकता है। देखिए जो आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों में रिलेशन बता रहा है। मतलब जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के माइनस टाइम्स होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के माइनस टाइम्स के इक्वल होते हैं। तो ये उस कंडीशन में होता है अगर हम यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, इस जैसे ये लेंस है तो इधर भी एयर ही है, ये इधर कोई मीडियम है n1 तो इधर भी सेम मीडियम है n1, मतलब इधर भी सेम, इधर मीडियम, लेंस के लेफ्ट साइड में एक मीडियम और राइट साइड में दोनों एक ही मीडियम है n1 और n1, और लेंस का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो f है वो माइनस ऑफ f डैश के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया। ये अगर हम ये मान लें कि ये लेंस है, जैसे अगर हम मान लें कि ये लेंस हो गया, ठीक, तो अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका n1 है, इसका n3 है, तो क्या होगा तब, अब लेंस मेकर का फार्मूला हम लगाएंगे तो कैसे लगेगा, रुक जाइए बताते हैं आपको हम थोड़ा सा, इसको डिराइव कराने की जरूरत है नहीं, इसके लिए केवल आप लोगों को फार्मूला याद करना है बस। तब क्या होता है, उस केस में होता है n3/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2। ये इसका मतलब ये देखिए, अगर यहां से कोई आ रही है, पहले इस मीडियम से जाएगी फिर इस मीडियम से जाएगी, तो n3/f जो है वो n2 माइनस n1/r1 और n3 माइनस n2/r2, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, मतलब जैसे तीन मीडियम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है फोकस एक दूसरे से कैसे डिपेंड करेंगे, यहाँ इस कंडीशन में जो है, क्योंकि ये जो है n, यहाँ पे देखिए ये और ये मीडियम n1 से n3 में, ठीक, तब इस कंडीशन में क्या होगा, जो f डैश होगा आपका
वो माइनस ऑफ n3 ऑफ f, ये होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर हम n1 से n2 में जाएंगे, फिर n2 से n3 में जाएंगे, तो इस लेंस के ये इस मटेरियल पर नहीं, ये जो f है अभी आपको बताया गया था कि ये जो है उस, अगर हम f1 और f2 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस में रिलेशन देखते हैं, तो जो लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो n2 को नहीं लेंगे हम, n1 और n3 से ये डिपेंड करेगा। f डैश इक्वल टू n31 f, ये होगा, ये हो गया आपका। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला इसको याद रखिए, ये वाला फार्मूला और ये वाला, ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर अभी तो हम लोग केवल ये मान के चलते हैं कि लेंस के बाहर एक ही मीडियम है, अब इसमें क्या है देखिए दोनों साइड में अलग अलग मीडियम है, n1 है इधर n3 है, तो इसके लिए ये फार्मूला जनरलाइज्ड है, मतलब अलग अलग मीडियम है। हम पर्टिकुलर केस में लेते हैं तो यहाँ पे n3 की जगह n1 लिख देंगे और यहाँ भी n3 की जगह n1 लिख देंगे, तो ये वाला वही पुराना वाला आ जाएगा, ये वाला 1/f इक्वल टू n21 माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब हम आगे का काम देखते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है उसको हमने निकाला है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो हम अगर जनरली फोकस की बात करें तो जो लेंस का फोकस होता है वो 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो लेंस का फोकस है उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस के जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स मतलब r1 और r2, ये दोनों रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है ये, कॉन्वेक्स लेंस में जो ये r1 ये r2, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, r1 जो है ये देखिए इसका ये जो इसके लिए जो सर्किल बनेगा ये ऐसे बनेगा, तो एक r1 इधर है, ये r1 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जो r2 होगा इसके लिए इधर बनेगा। इसका मतलब ये इसका रेडियस r2 इधर है, ये निगेटिव साइड है। तो यहाँ पे हम r1 और r2 की वैल्यू रखेंगे। इसका साइन अभी r1 r2 की वैल्यू पता नहीं है, केवल मानते हैं साइन। तो r2 के जगह में क्या रखे जाएगा, माइनस r2, क्योंकि r2 जो है लेफ्ट साइड में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और r1 रहेगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस के केस में 1/f जो फोकस दूरी होगी, फोकल डिस्टेंस 1/f n21 माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2, ये फार्मूला है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये है। अगर हम कोई मीडियम लेंगे, कोई भी डेंसर मीडियम, क्योंकि कांच डेंसर मीडियम का ही होता है, तो जो भी लेंस होगा उसके लिए n21 1 से बड़ा ही होगा, तो ये n21 माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही किसी भी
R1 और किसी भी R2 वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, वो पॉजिटिव होता है। इससे ही हमें फार्मूले से पता चल गया, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी ही हमेशा, पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव है ही अब, क्योंकि निगेटिव साइन कहीं है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब 1/f, अर्थात f अगर निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, अब आप ये जो सामने फार्मूला है, इस फार्मूले में अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई केस दे दिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 की वैल्यू दे दी जाए और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, तो आप डायरेक्ट बिना साइन के रखे हुए, क्योंकि हमने साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि R2 निगेटिव होता है, यहाँ से साइन को रिमूव कर दिया गया है, तो आप बिना साइन को रखे हुए केवल R1 और R2 की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को रख के यहाँ से आप सेकेंड प्रिंसिपल फोकस निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे। फॉर कॉनकेव लेंस, अब देखिए कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है। अब कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझाते हैं। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसे ट्री के आकार का होता है, ट्री के आकार। अब ये है आपका R1, ये है आपका R2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो R1 है वो लेफ्ट साइड में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और R2 का राइट साइड में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो R1 है वो निगेटिव है और R2 है वो पॉजिटिव है। तो हमें फार्मूले से क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू n/1 - 1 1/-R1 - 1/R2। तो यहाँ पे साइन को मैंने रख दिया है R1 की जगह में, क्योंकि R1 जो है फॉर द कॉनकेव लेंस निगेटिव होता है, तो R1 को रख दिया है। अब हमें क्या मिलेगा देखिए, जो 1/f होगा अब माइनस ऑफ n/1 - 1 1/R1 + 1/R2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, उस ये जो कॉन्वेक्स लेंस था उसके ठीक अपोजिट हो रहा है, इस कंडीशन के ठीक अपोजिट कंडीशन है। अब इसमें भी यही कह सकते हैं, क्योंकि n/1 - 1 ऑलवेज पॉजिटिव, 1/R1 + 1/R2 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, देन वी विल गेट 1/f इज इक्वल टू निगेटिव। दिस मीन्स दैट जो फोकस होगा यहाँ पे, ये फोकस हमें निगेटिव मिलेगा। ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस विल बी निगेटिव। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पहले हम लोगों ने पढ़ा था रे के माध्यम से, ये यहाँ से लाइट आती है तो किस पॉइंट पे जो है कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, उससे निकाला। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव होगा, ये आपको पता चल गया। अब ये वाला फार्मूला भी अगर आपको कहीं कॉनकेव लेंस का कोई कंडीशन दिया है न्यूमेरिकल में, तो आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, साइन को लगा दिया गया है और यही डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख के R1 और R2 की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के आप इसको आंसर f की वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इन जनरल जो है वो जो फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1 - 1/R1 - 1/R2, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको ये जनरल में याद रखना ही है। और क्वेश्चन में आता है चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके आधार पे आप R1 और R2 की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ये तो एक पार्टिकुलर केस है फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर द कॉनकेव लेंस। ठीक, पार्टिकुलर केस की भी बात हो रही थी।
चलिए ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के लिए फोकल डिस्टेंस सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अब एक केस हम लेते हैं, जैसे कि ये जो 1/f है इज इक्वल टू मान लेते हैं 2/n है। ठीक, n इसलिए मान रहे हैं मीडियम 2 का जो है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मीडियम 1 खुद एयर है एंड 2 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं n, तो इसके रिस्पेक्ट में n हो जाएगा n-1। अगर हम मान लेते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम जो R2 है R1 जो है इसको R मान लेते हैं और R2 इज इक्वल टू -R। ठीक, जो R1 है इसको R मान लेते हैं, R2 को -R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R माइनस 1/-R, यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/R। अब हम फोकस निकालेंगे तो इसके लिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये r इधर जाएगा तो R/2n-1, ये हो गया आपका फोकस। ये है आपका फोकस। ठीक, R/2n-1। अब देखिए, अब डिफरेंट केस हम लेते हैं लेंस के लिए। ठीक, अब देखिए जैसे कोई लेंस है, ये आपके पास कोई लेंस है। ठीक, ए है, ये बी है, ये लेंस है कोई। अगर हम इस लेंस को यहां से काट देते हैं, इसके बीच से, वो है मान लीजिए इसका ऑप्टिक सेंटर, इस लेंस को ऐसे करके दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे अगर दो टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे तो आपसे अगर पूछा जाए कि अब बताइए इसके फोकस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंस लिया उसको 20 से 2 भागों में बांट दिया, एक्स वाई एक्सिस की केस ऐसे एक्स डैश में, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। मतलब एक्स और एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल में अगर इस लेंस को हम 2 भागों में बांट देते हैं तब क्या होगा देखिए, क्योंकि अगर हम लेंस को काट देंगे बीच से तो ये आधा लेंस बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस तो आधा हो गया, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं इसके R1 और R2 वो नहीं बदलेंगे। देखिए क्योंकि आधा लेंस हो गया, लेकिन अब भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो ये R ही होगा, मतलब जो माने हैं हम R, अगर R मानते हैं R होगा। ये वाले इस साइड के लिए निकालेंगे तो भी R होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लेंस को बीच से 2 भागों में काट देते हैं x और x डैश के अलोंग, तो इसके फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो f डैश होगा, अगर हम इसको काटने के बाद f डैश निकालते हैं तो जो f डैश होगा वो इसी के बराबर होगा, f डैश इक्वल टू R/2n-1। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फोकस तो वही आ जा रही है फोकल डिस्टेंस, लेकिन कुछ न कुछ तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि लेंस को आधा कर दे रहे हैं। तो क्या चेंज होता है देखिए, यहाँ पे जो है लेंस का ये जो यहाँ से जैसे लाइट आनी है, ये पूरा लेंस का क्या होता है, अपर्चर होता है, द्वारक। मतलब इतने ही ये लेंस का पूरा ये सामने वाला फेस है, इतने फेस से पूरी से लाइट आती है। अगर फेस को आधा कर देंगे तब क्या होगा, फोकस पे तो कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। उसकी इंटेंसिटी जो है वो बदल जाएगी। जैसे इंटेंसिटी अभी आई आ रही थी,
यहाँ से इंटेंसिटी आई आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बदल जाएगी, आई डैश हो जाएगी। ये होता है, मतलब फोकल डिस्टेंस एफ डैश भी एफ के बराबर ही होगा, लेकिन इसका जो है इंटेंसिटी यहाँ से जो अगर पूरी यहाँ से पूरी जो अपर्चर है इससे पूरी से लाइट आ रही है, इसको आधा ढक देंगे हम तो आधे से लाइट आएगी, फोकल डिस्टेंस तो वही होगा, लेकिन यहाँ से अब जो पूरी लाइट यहाँ से पूरे से अपर्चर से जा रही थी अब वो आधे से ही जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आधे से जाएगी तो इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, बदल जाएगी, वो कम हो जाएगी आई नॉट। तो जो आई डैश है वो लेस देन आई नॉट की ये बदल जाएगी। ठीक, ये हो गया। और एक दूसरा केस देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम ये करते हैं कि जो अभी हमने x और x डैश के अक्रॉस इसको कट किया था, अब लेंस को ऐसे y और y डैश इसके अक्रॉस कट करते हैं, बीच से ऐसे y डैश के अक्रॉस इसको कट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे इसको लेंस को काट देंगे तो क्या बचेगा लेंस में, ये लेंस एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, मतलब एक साइड ये प्लेन है और ये वाला कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, तो ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसके लिए क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई अगर प्लेन है, कोई प्लेन होता है, जैसे हम प्लेन जो मिरर आपको बताए थे कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब ये किसी इनफाइनाइट स्फेरिकल मिरर के का एक टुकड़ा होता है, मतलब अगर इससे होके अगर कोई बनाए सर्किल तो वो इनफाइनाइट रेडियस, बहुत बड़ा रेडियस होगा, इनफाइनाइट रेडियस का जो है स्फेरिकल मिरर का एक टुकड़ा होता है। तो ऐसे इसमें भी एक जो प्लेन ये होगा, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो इसके लिए जो r होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक, R2 है ये, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R1 जो है ये r है, यहाँ पे R1 की जगह में r लिखना है और R2 की जगह में इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब इसको ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो क्या होगा 1/, अब एफ डैश मानते हैं कि अब इसकी फोकल लेंथ बदल के एफ डैश हो गई, तो क्या होगा n-1 1/r। ठीक, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गया। अब 1/इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये वाला 0 होता है, तो ये बचेगा केवल n-1 1/r, ये होगा। ठीक, अब हम इसको मिटा दें, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा आपका, यहां से देखिए एफ डैश जो होगा ये r इधर चला जाएगा, ये r/n-1, ये देखिए। अब यहां से इससे कंपेयर कीजिए, जो एक आपका सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई एक लेंस हम माने थे कॉन्वेक्स लेंस, ये एफ जिसका फोकस था, इस एफ से इस एफ डैश की अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे जो एफ डैश होगा वो ये जो एफ होगा वो 2 टाइम्स एफ डैश होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम या तो आपको कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये तो आप लोग ने देख लिया होगा, इधर हम एक डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे करेंगे,
इसको हम मान लेते हैं स्टार, इसको हम मान लेते हैं डबल स्टार। तो एफ, ये स्टार में डबल स्टार डिवीजन करेगा तो एफ बटे एफ डैश, ये क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन 2n माइनस वन, 2n माइनस वन अपॉन आर अपॉन n माइनस वन। ये r से r कैंसिल, ये n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2, तो f अपॉन जो f डैश आएगा 1/2 होगा। मतलब इसको मिटा देते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि अब जब एक इसको हम x और y डैश के अलोंग काटते हैं लेंस को, अब जो फोकल डिस्टेंस आएगी वो जो पुरानी वाली फोकल डिस्टेंस थी उसके दोगुनी हो जाएगी। मतलब फोकल डिस्टेंस बढ़ जा रही है, ये हो रहा है। मतलब कि लेंस को अगर ऐसे काट रहे हैं, ये जो लाइन मैंने खींचा है इस तरह से, तो ये लेंस जो है और पतला हो जा रहा है। तो और पतला हो जा रहा है तो इसकी फोकल डिस्टेंस जो है, जो पहले वाली फोकल डिस्टेंस थी उसके दोगुनी हो जा रही है। इसका मतलब कि अगर हम लेंस को पतला करते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी फोकल डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश है, ये आर जो है इससे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है आर के। तो आर अगर बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब लेंस अगर पतला करते जाए, आर बढ़ाने का क्या मतलब है, जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी कुछ रेडियस है आर, तो आर बढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा और इसको कर्वेचर को और बढ़ाना है, तो ये इसको ऐसे कर देंगे तो ये और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ेगी तो लेंस का जो है विड्थ वो घटेगा, मतलब लेंस पतला होता जाएगा। अब जितना लेंस पतला होगा, यहाँ पे देखिए जो एफ डैश है वो आर पे डिपेंड है, यहाँ पे एफ जो है आर पे डिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि 1/f भी है, इधर 1/r भी है, तो 1/f प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब f जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाएंगे वैसे ही आपका फोकस बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया। फोकस पे क्या डिपेंडेंसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये पता चल गया। ये भी पता चल गया कि उसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं तो पुराना वाला फोकस की ये नया फोकस जो है एफ डैश, ये दुगना हो जाता है। ठीक, अब फोकस दूरी किन किन बातों पर डिपेंड करती थी, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। अब उस पे हम कुछ बातें करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अगर डिपेंड करेगी तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम, ये सही है, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 कर देते हैं। ठीक, ये फार्मूला तो वही सेम फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1/f ये प्रोपोर्शनल है n-1 की। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोकस है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे लेंस के जो मटेरियल है उसका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे, जो फोकल लेंथ है वो घटती जाएगी। तो जैसे हम मान लेते हैं ये लेंस हो गया, ये सही से चल नहीं रहा है, इसको लेते हैं, ये लेंस हो गया, यहां से कोई लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये वायलेट कलर की है। ठीक, इसको रख दो, ये वायलेट कलर की लाइट है। ठीक, तो जो वायलेट कलर होता है क्या होता है, सबसे पहले ये VIB GY
OR। ये जो विग ग्योर होता है, जो वायलेट कलर होता है, इस वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ से वायलेट, ये वायलेट रे हम यहाँ बना देते हैं, वायलेट, ये रे वायलेट रे है, ठीक। तो वायलेट रे अगर यहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है मेन एक्सिस के, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर इज ग्रेटेस्ट इन आर कलर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है इन सब कलरों में। इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन जो भी है कलर, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब ये सब कलरों में वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है ये सबसे ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा होगा, अगर ये n ज्यादा होगा तो यहाँ से देखिए जो है f प्रोपोर्शनल टू 1/n-1, ये 1/f को हम f कर दिए हैं और ये इसको पलट दिए हैं। तो जैसे जैसे n अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फोकस कम हो जाएगा, फोकस कम होगा तो ये वायलेट कलर जो है ये पास में ही फोकस हो जाएगी, यहाँ पे FV इसको कहते हैं, मतलब फोकल डिस्टेंस ऑफ द वायलेट कलर। अगर हम रेड कलर यहां से डालते हैं, ये यहां लिख देते हैं रेड, ये रेड कलर है, ये दोनों नीचे वाले दोनों रेड कलर है, ये और ये रेड कलर है। तो रेड कलर यहां से डालते हैं तो क्या होगा, जो रेड कलर है, अब चूंकि रेड कलर जो है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होता है, यहाँ पे देखिए। तो ये अगर कम होगा, ये बढ़ेगा तो f घटेगा, जैसे जैसे n कम होता जाएगा f की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए f प्रोपोर्शनल टू 1/n, मान लेते हैं n अभी छोटा है, n को भी निगलेक्ट अगर कर दें, n को हटा दें, तो f प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो n अगर कम हो जाएगा तो f थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n बढ़ाएंगे तो f घटेगा। तो यहाँ पे देखिए n जो है, यहाँ लिख देते हैं लेस n, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर n, ग्रेटर n मतलब n की वैल्यू यहाँ बड़ी है, यहाँ पे कम है। जब यहाँ पे n इसके लिए कम होगा तो फोकस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे आके ये फोकल डिस्टेंस ऑफ द रेड रे, मतलब लाल किरण जो है, ये जो रेड रे आ रही है उसके लिए फोकल डिस्टेंस अलग होता है। तो ये अलग अलग, अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट में तो ये पूरी किरणें होती हैं, VIVGOR GYOR, ये जितने भी किरणें हैं ये सब पूरे जो कलर्स हैं ये व्हाइट लाइट में होते हैं। तो इसीलिए अगर हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो सबके लिए अलग अलग बनना चाहिए, लेकिन ये इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए हम इसको मान के चलते हैं एक ही पॉइंट पे। हालांकि अगर देखा जाए तो सब अलग अलग रे के लिए अलग अलग बननी चाहिए, इसीलिए इसको क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, ये जो घटना होती है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग फोकल डिस्टेंस, तो इसको क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं थोड़ा सा, ठीक। अब आपको पता चल गया यहाँ पे जो वायलेट कलर है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सबसे ज्यादा होता है, जो रेड कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो अगर किसी मीडियम में हम वेलोसिटी निकालें तो v क्या होती है, v इज इक्वल टू c/n। मतलब किसी अगर मीडियम में हम जा रहे हैं, जैसे लाइट कोई किसी एक मीडियम से आ रही है, अब वो दूसरे मीडियम में, जैसे हवा से आ रही है, अब पानी में जा रही है, पानी में पहुंच गई, तब पानी में जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होगा, c, मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वो जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, वो अपॉन n, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम n निकालें तो n इज इक्वल टू क्या होगा, c/v। क्योंकि हमें ये पता है फॉर द ट्रांसवर्स वेव अगर या किसी भी वेव के लिए निकालें, v इज इक्वल टू क्या होता है, ν/λ। मतलब
जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो यहाँ रख देंगे तो लैम्डा एन, ये एन हो गया। अगर ये हो गया एन, ठीक। अब हम अगर वायलेट कलर के लिए एन और रेड कलर के लिए एन को हम कंपेयर करें तो एन अगर वायलेट कलर ये है, मानते हैं एन वायलेट है, ठीक। तो इसके लिए मान लेते हैं ये लैम्डा भी, इसको वायलेट लिखते हैं वायलेट, और एन जो है रेड, सी अपॉन, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहेगी, टू रेड। अब एन वायलेट और रेड इन दोनों में डिवाइड कर दें, एन वायलेट अपॉन एन रेड, ये क्या होगा, सी अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा दोनों में, 1 अपॉन लैम्डा वायलेट अपॉन 1 अपॉन लैम्डा रेड, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा रेड अपॉन लैम्डा वायलेट। अब क्योंकि हमें पता है कि जो वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेड कलर से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम क्योंकि एन वायलेट अपॉन एन रेड ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये पता है हमें, इज ग्रेटर देन 1, ये एक से बड़ा होगा तो ये भी एक से बड़ा होगा, क्या होगा, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वायलेट कलर का रेड कलर से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो रेड वायलेट कलर से रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, ये वेवलेंथ लैम्डा रेड इज इक्वल टू लैम्डा वायलेट, ये यहाँ से पता चलता है हमें। अगर वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि जो रेड कलर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जो हमें जब सूर्य उगता है तो उस समय क्या होता है, जो रेड कलर की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो पहले पहुंच जाएगा, तो हमेशा रेड ही दिखता है सूर्य। इसको आगे के लेक्चर में समझाया जाएगा जब हम प्रिज्म पढ़ाएंगे, तो प्रिज्म के समय, प्रिज्म पढ़ाते समय ये सब डिस्कस होगा। इसको भी मिटाते हैं। ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि रेड के लिए क्या जो लैम्डा है वो रेड का बड़ा होता है कि वायलेट का बड़ा होता है, ये प्रूव करके आपको इसीलिए बताए हैं, ठीक। ये हो गया। ये मिट गया। अब चलिए आपको अब हम क्या बताते हैं आपको, जैसे लेंस है, ठीक। लेंस का जो फोकस है, फोकल डिस्टेंस है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे अगर ये हम माने, अभी ये मत समझिए कि प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब फोकल डिस्टेंस जो है वो n/1 लिखते हैं यहाँ पे, मतलब फोकल डिस्टेंस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, तो ये अभी आप मानिए, चलिए ठीक, ये डिपेंड करता है, ठीक। अगर हम ये तो हवा में, मतलब कि ये n/1 मतलब मीडियम 1 में मीडियम 2, अगर हम मान लेते हैं कि हम लेंस को हवा में रखे हैं और जो लेंस का मटेरियल है वो ग्लास है, तो इसको हम NGA मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, ये मानते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब लेंस को हम रख देते हैं पानी में डुबो देते हैं, लेंस है उसको पानी में डुबो देंगे, तो पानी में डुबोने से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये चेंज हो जाएगा।
तो अगर हम पानी में डुबोते हैं तब क्या होगा, एफ क्या होगा, अब इसको मान लेते हैं 1/, ये एफ एयर हवा में, इसको मान लेते हैं एफ वाटर या एफ लिक्विड जो भी हो। तो एफ लिक्विड क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास with respect to the water NGW -1, ठीक, 1/R1 - 1/R2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो चूंकि NGW NGA के बराबर तो है नहीं, कभी नहीं होगा बराबर, क्योंकि अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो एफ एयर है वो एफ वाटर के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि अलग जैसे किसी मीडियम में डालेंगे लेंस को तो उसका फोकल लेंथ जो है वो ये एफ है वो बदलता जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो पहले में दूसरे को डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वाटर अपॉन एफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बदलने वाला, चाहे पानी में डालें उसको, चाहे हवा में रखें, चाहे केरोसिन में, किसी भी मीडियम में डालें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब तक उसको दबाएंगे नहीं या उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये तो नहीं बदलने वाला। अब यही बदलता है, तो ये बदल रहा है यहाँ पे NGA -1 अपॉन NGW -1, ये हो गया सिंपल, ये हो गया। इस पे थोड़ा सा हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि NGA लिखे हैं हम, एयर के रिस्पेक्ट में लिए हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो एक को हम हटा के सीधे NG लिख देते हैं -1, ठीक। NGW इसको क्या लिख सकते हैं, NG अपॉन NW -1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा होगी, अब इस पे ये जो नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इस पे थोड़ा सा चर्चा होगी। NG अपॉन NW वाटर है, तो वाटर है, तो वाटर को अगर हम लेंगे तो हमारा जो है एजम्पशन एक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हम बंध जाएंगे एजम्पशन से वाटर से। तो हम वाटर की जगह यहाँ पे अगर हम लिक्विड कर दे रहे हैं, चलिए लिक्विड लेंगे तो वो लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है। अभी वाटर अगर लेंगे तो जो वाटर का केस होगा उस केस में NG अपॉन NW हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तब इससे कोई और अलग कंक्लूजन नहीं निकलेगा, वही कंक्लूजन होगा। इसीलिए हम वाटर की जगह में यहाँ पे हम लिक्विड लिखते हैं, कोई भी लिक्विड अगर ले लेंगे, यहाँ पे कर दें लिक्विड, लिक्विड यहाँ भी ये लिक्विड जी, यहाँ L कर देते हैं, यहाँ भी L, NGL यहाँ भी L, ठीक, NG अपॉन NL। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम NG अपॉन NL की बात करते हैं तो NG अपॉन NL ये अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, NG अपॉन NL यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा तो NG अपॉन NL -1, तो NG -NL ये अपॉन NL बाहर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा अलग से, NG -1 अपॉन NG -NL इंटू NL। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या था NG -1 या NGA -1, NGA -1 था, यहाँ पे क्या हो रहा है NG -NL
ये हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जो लिक्विड में डाल दे रहे हैं उस केस में क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज हो जा रहा है। वो कितना चेंज हो रहा है, इतना, मतलब ऐसे। तो अगर हम चेंज की बात करेंगे तो क्या होगा, NGA/1 NGA-1/NGL-1, इससे ये डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये पुराना वाला था Ng-1, अब क्या हो रहा है Ng-NL, मतलब NL अपॉन मतलब अब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो इतने टाइम्स हो जा रहा है। मतलब पुराना वाला Ng-1 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे, ये F लिक्विड अपॉन F एयर, यही वाली वैल्यू है। तो F लिक्विड होगा जो F एयर में से फोकल लेंथ ऑफ द एयर में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अब जो लिक्विड में डालने के बाद जो फोकल लेंथ है वो प्राप्त हो रही है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे 1 बताया था, ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। ठीक, ये हो गया। अब ये एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है। अब दूसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अब अगर Ng/NL ये अगर 1 से छोटा होगा तब क्या होगा। Ng/NL का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव। कोई ऐसा लिक्विड है, हालांकि ग्लास जो है ज्यादा डेंस होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड है वो जो ग्लास से भी डेंस हो तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन से ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, Ng-1 अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिए 1 माइनस Ng/NL। यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर निगेटिव साइन आ जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो बिहेवियर है वो पलट जा रहा है। मतलब अभी ये कन्वर्जिंग लेंस था, बाहर जो है वो तो ये जो अगर हम बाहर देखेंगे एयर में या एयर मीडियम में देख रहे हैं तो ये लेंस ऐसा है कि ये जो रे आ रही है इसको कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, फोकल लेंथ इधर है, इसकी कन्वर्ट करके फोकल लेंथ में जा रहा है। अगर फोकल लेंथ अब निगेटिव हो जाए, अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो F लिक्विड है इंटू F एयर में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। तो माइनस आ जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब यही होता है कि अब जो लिक्विड में जिस लिक्विड में हम लेंस को डाल रहे हैं वो लिक्विड जो है इसके ओरिजिनल बिहेवियर को, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की मतलब बिहेवियर ही उसका चेंज हो जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे देखिए, अब इसका अगर हम आपको एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल देखिए क्या होता है। अगर पानी देखते हैं, जैसे पानी है या तो कोई ग्लास है, पानी मत लीजिए, ग्लास लीजिए, ग्लास में कोई ग्लास है उसमें कभी कभी एयर के बबल आ जाते हैं छोटे से। वो जो एयर का बबल होता है, जैसे ये ग्लास है इसमें कोई एयर का बबल हो गया तो एयर का बबल है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये जो मीडियम है इसका, अब ये अंदर वाला एयर है और इसका ग्लास, इसमें क्या हो रहा है ठीक इसी प्रकार से F लिक्विड अपॉन F एयर, ये कंडीशन इसी की तरह होता है। तो इसमें ये जो लिक्विड है क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसको बिहेव करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की तरह, लेकिन ये बिहेव करता है कॉनकेव लेंस की तरह। इसलिए ये यही कंडीशन के लिए F लिक्विड अपॉन F एयर, ये जो माइनस आ गया है ये माइनस बहुत बड़ी चीज है, मतलब इस लेंस का जो है वो नेचर ही बदल गया है। एक और कंडीशन है उसको बात कर लेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक, अब एक कंडीशन क्या है, अब एक कंडीशन लेते हैं, अगर Ng=NL मतलब Ng/NL = 1, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया
अगर हम केवल ये कल्पना कर रहे हैं, अगर सेम हो गया तो तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तब तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। ये Ng/NL, ये 1 हो गया, 1 - 1 0, ये Ng-1/0, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। कांस्टेंट अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो F लिक्विड है, ये F लिक्विड है, जो ये जो फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। मतलब ये लिक्विड का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है, कोई प्लेन ग्लास हो गया, तो प्लेन ग्लास में, जैसे कोई प्लेन ग्लास है, केवल ग्लास है, यहाँ से ले आएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से ले आएगी, इसके लिए फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो अब आपका जो लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, अगर ये कंडीशन हो जाती है Ng/NL = 1, तो ये क्या होगा, ये एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि ये लेंस अपना बिहेवियर खो देगा, ये लेंस नहीं रह जाएगा, ये प्लेन ग्लास हो जाएगा ऐसे। तो अगर प्लेन ग्लास हो जाएगा, इसका क्या मतलब होगा, कोई ग्लास अगर हम पानी में डालते हैं तो जैसे गायब हो जाए, ऐसे दिखती है, जैसे मतलब वो गायब जैसे दिखती है। तो इसका मतलब अब ये जो लेंस है उस लिक्विड में दिखेगा ही नहीं, वो उस लिक्विड में गायब हो जाएगा अगर इसका फोकल लेंथ जो है इनफाइनाइट होगा तो। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ये तो एक ऐसी घटना हुई कि जैसे कोई लेंस हम डालेंगे पानी में तो वो गायब हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई ऐसा मटेरियल बनाएं कि उस मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, तो वो मटेरियल जो है गायब दिख जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। जैसे ये कंडीशन है, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया। अब ये जो मटेरियल है एक ग्लास की तरह बनेगा, मतलब जैसे पानी में ग्लास डालते हैं तो वो दिखता ही नहीं है, लगभग गायब जैसा दिखता है, जैसे वो है नहीं। तो यही कंडीशन हो जाती है। तो एक हम स्पेशल कंडीशन जैसे लेते हैं, जैसे अगर हम फ्लिंट कांच से बना कोई एक लेंस लेते हैं, तो ये कंडीशन, इसको देख लीजिए, ध्यान से उतार लीजिएगा। अगर कोई ऐसे देखिए, अगर हम फ्लिंट कांच से बना हुआ एक कोई लेंस लेते हैं और इसको कार्बन डाइसल्फाइड में के लिक्विड में इसको अगर डालते हैं तो यही कंडीशन होती है उसमें। मतलब ये जो आपका ये जो लेंस है ये तो गायब दिख जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इक्वल होता है। और जो पहले के दो केसेस थे, एक तो Ng/NL > 1, ये क्या होगा, ये तो वही केस होगा कि ये जो अभी बिहेव कर रहा है एयर में, वैसे ही उस लिक्विड में भी बिहेव करेगा। अगर Ng/NL < 1 होगा, मतलब NL > Ng, तब क्या होगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये जो रे है इसको ये फैला देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। और जो ये कॉनकेव लेंस जो होता है ये क्या करेगा, ये जो है इसमें कोई रे आ रही है, ये इसको कन्वर्ज कर देगा, मतलब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इस केस में अगर NL > Ng, मतलब Ng/ यहाँ लिखते हैं Ng/NL अगर < 1 हो, उसका मतलब NL अगर > Ng होगा तो ये कंडीशन होगी। अगर नहीं होंगे, इससे ये Ng/NL बराबर होगा तो सिंपल कंडीशन होगी, जो पहले बिहेवियर था वही बिहेवियर रह जाएगा। और अगर ये बराबर हो जाएंगे तब तो एकदम अलग ही घटना घट जाती है, गायब हो जाता है उसमें। ठीक, ये हो गया। अब चूंकि ये हो गया, आपको लेंस बताया गया और लेंस मेकर का फार्मूला, उससे वो कैसे डिपेंड करता है फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो अभी लेंस का जो इमेज है वो कैसे बनता है ये तो बात हुई नहीं, तो अब उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेंस का इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल होता है, वो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तो आप जैसे उसमें पढ़े थे
मिरर के केस में ठीक वैसे ही मान लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे 2f होना है, ये क्या है 2f2, ठीक, ये लेंस हो गया। अब क्या, सब कुछ आपको पढ़ा है, बस हम बता देते हैं ऐसे जनरली कि अगर यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से कोई रे जाएगी